हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में, और ये आपका लेक्चर नंबर 23। तो कैसे हैं आप? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। संवेग का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर देखते हैं। संवेग का अर्थ एवं परिभाषा। संवेग एक जटिल भावात्मक प्रक्रिया है। यह अंग्रेजी शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतर है। दोस्तों, संवेग हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है और संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द इमोवर से लिया गया है। इमोवर का अर्थ होता है उत्तेजना करना, घबराना, घबरा देना और क्षुब्ध कर देना या झकझोर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा इमोशन संवेग का इंग्लिश वर्ड है और इसको लैटिन भाषा के शब्द इमोवर से लिया गया है। और इमोवर का अर्थ होता है उत्तेजना करना, घबरा देना, क्षुब्ध कर देना या झकझोर देना। तो संवेगों में व्यक्ति का पूरा शरीर उत्तेजित हो जाता है। संवेग क्या करते हैं? संवेग में व्यक्ति अपने मनोदशा के जो भाव होते हैं उसको प्रकट करता है। तो इसमें क्या है? संवेगों में व्यक्ति का पूरा शरीर उत्तेजित हो जाता है और उसके व्यवहार में क्षुब्धता व्याप्त हो जाती है। संवेग को उत्तेजित करने के लिए किसी विशेष, यहाँ हम देखें, परिस्थिति का होना आवश्यक है। तो क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संवेग यानी कि जो इमोशन या भावनाएं होती हैं वो एक तरह से यहाँ पर संवेग को उत्तेजित करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति का होना आवश्यक है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो भावनाएं हैं वो परिस्थितियों के आधार पर ही चेंज होती हैं। जो इमोशन है वो आपकी परिस्थिति के आधार पर चेंज होती हैं। तो जिस तरह की परिस्थिति होगी उसी तरह के इमोशन होंगे। संवेग के समय मनुष्य की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति में एक प्रकार की हलचल मच जाती है। तो यहाँ पर हम देखें, संवेग के समय क्या होता है? मनुष्य की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति में एक प्रकार की हलचल मच जाती है। जो मनोदशा एक तरह से और शारीरिक एक्टिविटी जिसको हम कह सकते हैं उसमें एक प्रकार की हलचल मच जाती है। और क्रोध एवं संवेग, यहाँ पे हम देखें, क्रोध क्या है? एक संवेग है, एक इमोशन, एक भावना है। यहाँ आगे देखते हैं, क्रोध आने पर मनुष्य के चेहरे का रंग लाल हो जाता है, वह होठ काटने लगता है, गाली बकने लगता है तथा उसका स्वर बदल जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, क्रोध क्या है? एक संवेग है। दोस्तों, अगर इसी तरह से अगर हम बात करें, क्रोध के माध्यम से एक तरह का संवेग व्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है, जो उसके अंदर जो भी भावनाएं चल रही हैं। तो भावना, इमोशन और संवेग ये सारी चीज़ें एक ही हैं। और आगे हम देखते हैं, वह होठ काटने लगता है। क्रोध में क्या होता है? उसकी आंखें और चेहरे का रंग बिल्कुल लाल हो जाता है, आंखें भी बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं और वो गाली बकने लगता था, उसका स्वर बदल जाता है। तो जो भी व्यक्ति इस इमोशन में आता है, क्रोध में आता है, तो उसके ये सारी जो भी एक्सप्रेशन एक तरह से हम कह सकते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। जरसील्ड के अनुसार संवेग शब्द किसी प्रकार के आवेग में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जरसील्ड महोदय ने लिखा है कि संवेग शब्द एक प्रकार का आवेश, किसी प्रकार के आवेश में आने पर, जिसे हम कहते हैं तैश में आना या उत्तेजित होना, जिसे हम कह सकते हैं, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो ये एक तरह की कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में व्यक्ति इस तरह का मनोभाव प्रकट करता है, एक्सप्रेशन प्रकट करता है गुस्से वाला,
क्योंकि उस समय जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उसको उस तरह की कंडीशन के लिए या उस तरह के मनोभाव को प्रदर्शित करने के लिए बाध्य कर देती हैं। आगे हम देखते हैं संवेग संवेदना या भाव पर निर्भर करता है। संवेदना दो प्रकार की होती है, इंद्रिय संवेदना और भाव संवेदना। यहाँ पर देख रहे हैं संवेग क्या प्रकट कर रहा है, भाव प्रकट कर रहा है। हमारे अंदर के जो भी इमोशंस हैं, जो भाव हैं, जो भावनाएं हमारी, वो संवेग के माध्यम से हमारे फेस पर एक्सप्रेस होती हैं। इंद्रिय संवेदना इंद्रियों द्वारा सुख दुख का अनुभव करना है। तो इंद्रिय संवेदना क्या है, हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, हमारी जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से सुख और दुख का अनुभव करते हैं। रास्ते में चलते हुए ठोकर लगना, यहाँ हम देखें रास्ते में चलते हुए ठोकर लगने पर व्यक्ति पीड़ा का अनुभव करता है और यह इंद्रिय संवेदना है। जब ठोकर लगती है पैर में तो एक तरह की जो हमारे स्किन है वो हमें फील कराते हैं कि चोट लगी, और उस चोट के माध्यम से हमारी इंद्रियां जो हैं वो एक संवेदना प्रकट करती हैं। इसमें उत्तेजना का आधार बाह्य होता था। इंद्रिय संवेदना का प्रभाव शरीर के किसी एक भाग पर पड़ता है, किंतु भाव संवेदना का प्रभाव एकदम मन पर पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखें उत्तेजना का आधार क्या होता है, बाह्य होता है, और इंद्रिय संवेदना का प्रभाव शरीर के किसी भाग पर पड़ता है, और भाव संवेदना का प्रभाव एकदम मन पर पड़ता है। जो भाव होते हैं वो हमारे मन से रिलेटेड होते हैं। इसमें उत्तेजना का आधार आंतरिक होता है, और जो मन के भाव से जो उत्तेजनाएं निकलती हैं वो एक तरह से आंतरिक होती हैं। कोई गाली देता है तो जिसे गाली दी जाती है उसे क्रोध आता है। अगर कोई गाली दे रहा है तो जिसे गाली दिया जा रहा है एक तरह से, उसे क्रोध आएगा, और वो कहाँ से आता है, उसके मन की जो भावनाएं हैं, जो संवेग हैं, वो उसको उत्तेजित कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं एक तरह से। यही भाव संवेदना या संवेग है। यहाँ हम देखें संवेग में मनुष्य का पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। संवेग जो होता है वो हमारे शरीर में एक तरह से भावना के माध्यम से वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जैसे जब गुस्सा आता है किसी को तो वो आता तो मन में है, भावना के माध्यम से आता है, लेकिन उसका पूरा शरीर उस समय गुस्से से क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। जो भी भाव हम अपने मन में प्रकट करते हैं वो हमारे फेस के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से बाहरी रूप में प्रकट होता है। वुडवर्थ ने संवेग को मन की उत्तेजना अवस्था कहा है। वुडवर्थ ने क्या कहा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मतलब इतने छोटे छोटे जो कोटेशन होते हैं या छोटे छोटे स्टेटमेंट जो होते हैं उसको याद करना आसान भी होता है, वो जल्दी भूलते भी नहीं है। संवेग को मन की उत्तेजित दशा की अवस्था किसने कहा है, उत्तेजित अवस्था कहा है। किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। रास के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। यहाँ पे रास के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है। संवेग कब आते हैं, जब हमारे अंदर चेतना होती है, मतलब हम जागृत अवस्था में होते हैं। गुस्सा, हम किसी भी इमोशंस को प्रकट करने के लिए हमारे अंदर चेतना का होना आवश्यक है। यहाँ कहने का तात्पर्य, जब भी आप गुस्सा करते हो तो पूरे होश हवास में होते हो, जब भी आप रोते हो तब भी होश हवास में, जब भी आप हंसते हो, तो ये सब क्या है, एक इमोशंस है कि आप जो भी भाव प्रकट कर रहे हो अपने चेहरे पे जो भी भाव आपके आ रहे हैं, चाहे वो गुस्से का हो या दुख का हो, तो वो एक इमोशन है और वो आपकी चेतन अवस्था में है। क्लियर। अब हम देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ का ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये अक्सर आपको यही कोटेशन करके दे देगा और वुडवर्थ के इस स्टेटमेंट को आप क्लियर करिए, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, विस्तार से बताइए या विवेचना कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन देता है। अब हम देखेंगे वुडवर्थ का तो हो गया, मतलब अब तो वुडवर्थ के एक छोटे से स्टेटमेंट के माध्यम से आपको कितने अच्छे से क्लियर हो रहा है कि संवेग व्यक्ति की क्या है, उत्तेजित दशा है।
कहने का तात्पर्य है कि वो जिस भावनाओं को अपने फेस के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहा है, उत्तेजना गुस्से की भी हो सकती है, खुशी की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है। तो क्या है, ये उत्तेजित दशा, हमारे जो मनोभाव हैं वो एक तरह से किसी भी संवेग के प्रति इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो वो हमारे फेस के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं। तो संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वैलेंटाइन के अनुसार जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। देखिए यहाँ पे एकदम, ये भी एकदम क्लियर परिभाषा वैलेंटाइन के अनुसार कि जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग, किसी भी इमोशंस की बात हो रही है, जब उसका वो इमोशन बिल्कुल एक तरह से उसकी उत्तेजना ज़्यादा हो जाती है, उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक संवेग का रूप ले लेता है। जब आदमी बिल्कुल शांत है तो उसके अंदर कोई संवेग नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जैसे ही वो कोई भी इमोशन प्रकट करने लगता है या कोई भी भाव प्रकट कर रहा है, तो वहाँ पर हम देखेंगे क्लियरली दिख रहा है। जब शांत है तो भी उसका एक अपना इमोशन है, लेकिन जब वो किसी तरह से रोना, हंसना या फिर हम कह सकते हैं गुस्सा करना, तो ये सारे इमोशंस बिल्कुल क्लियरली पता चलते हैं उसके चेहरे पे। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। जिस बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को विभिन्न तत्व प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम देखें, जिस प्रकार बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को विभिन्न तत्व प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार उसके संवेगात्मक विकास को भी प्रभावित करने वाले भी अनेक तत्व होते हैं। उन तत्वों में कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो संवेग होता है वो कहीं ना कहीं हर किसी को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें बालक की, तो बालक को भी शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास को ये सारे तत्व प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य इमोशन बालक के हर पक्ष को प्रभावित करता है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो या फिर सामाजिक हो। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 1 है आपका वंशानुक्रम। कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इसमें हम पहला देख रहे हैं वंशानुक्रम। तो बालक के संवेगात्मक विकास पर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। चिड़चिड़े स्वभाव में क्रोधी माँ बाप की संतान चिड़चिड़ी और क्रोधी, हंसमुख माँ बाप की संतान हंसमुख। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, यही रीजन है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो लोग कहते हैं कि जो माँ है उसको हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो, बच्चा शांत स्वभाव वाला हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर डिपेंड कर, बच्चे का स्वास्थ्य डिपेंड कर रही है, बच्चे का मानसिक संतुलन डिपेंड कर रही है। उसका जो वंशानुक्रम है, उसके जो माँ बाप हैं वो जिस तरह के होंगे, बच्चे भी उसी तरह के होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि अगर चिड़चिड़े स्वभाव में क्रोधी माँ बाप की संतान है, तो अगर माँ बाप इस तरह के हैं तो बच्चा भी उसी तरह का होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे को अगर आपको सही बनाना है, एक तरह से शांत बनाना है, तो खुद भी शांत रहना सीखना होगा, खुद भी उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। ये तो हो गई कि वंशानुक्रम की बात की। वंशानुक्रम जिस तरह से एक पेरेंट्स का व्यवहार होता है, उसी तरह से बच्चा भी होता है। और यहाँ पर हम देखें, हंसमुख माँ बाप की संतान भी हंसमुख होती है। तो जिस तरह का माहौल, जिस तरह के पेरेंट्स होंगे, उसी तरह का बच्चा भी। यहाँ पे बात हो रही है वंशानुक्रम की, माहौल की नहीं, बल्कि तो जिस तरह से माँ बाप एक तरह से हंसने वाले हैं या हंसमुख हैं, तो उसी तरह का जो हंसमुख होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो मन होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। वो हमेशा हर बात को सीरियसली नहीं लेते, कह सकते हैं कि हर बात में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सीरियसली लेने का ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल नकारा नहीं कह सकते, बल्कि ये कहते हैं कि वो हर बात में खुशी ढूंढते हैं। जीवन अगर हम देखें, जीवन रहस्यों से भरा है, जीवन समस्याओं से ग्रसित है। जीवन किसी के जीवन में शांति नहीं है, हमेशा उथल पुथल चलती ही रहती है। तो जीवन में आप हर चीज़ में खुशी कैसे ढूंढे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं जो माँ बाप अपने जीवन में छोटी चीज़ों में संतोष करना, खुश रहना सीखते हैं, तो उनके बच्चे भी एक तरह से उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। चाहे वो माँ
के पेट में बच्चा हो या फिर बाहर आने के बाद भी वो उसी तरह का हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं उसके जो मानसिक या शारीरिक हर तरह के इमोशंस कहीं ना कहीं वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। अब हम देखते हैं और आगे। यहाँ पे देखें, डरपोक व दब्बू माँ बाप की संतान डरपोक तथा दब्बू होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे वंशानुक्रम की बात हो रही है, तो अगर माँ बाप डरपोक है तो बच्चे भी डरपोक होंगे। और यहाँ देखें, जब बालक माँ के गर्भ में होता है तभी माँ के संवेगों का प्रभाव बालक पर पड़ने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए और अच्छे से क्लियर किया गया है कि इसीलिए लोग, अगर हम बात करें जिन घर में बड़े बुजुर्ग हैं या जो बताने वाले लोग हैं, बड़े लोग, तो वो ये चीज़ें हमेशा कहते हैं कि अगर बच्चा पेट में है तो बेटा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, या फिर आप हमेशा शांत रहने की कोशिश करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, या फिर अच्छी बुकें धार्मिक ग्रंथ पढ़िए। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। अगर घर में खुशी का माहौल नहीं है, घर में कलह है, या फिर घर के लोगों के बीच एक तरह से अच्छा संतुलन नहीं है, कह सकते हैं बातचीत का अच्छा संतुलन नहीं है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर माँ दुखी है तो उसका असर उसके बच्चे पे, क्योंकि दुख होने पे या फिर ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ना ही व्यक्ति अच्छे ढंग से खा पी सकता है, ना ही वो सही से सो सकता है। तो ये सब चीज़ों का जो असर होता है वो डायरेक्ट बच्चे पर होता है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में एक माँ को हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करें और शांत वातावरण में रहें। तो ये सब चीज़ें वंशानुक्रम के माध्यम से बच्चों में आती हैं। जो भी जिस तरह के माँ बाप रहते हैं उसी तरह के उनके बच्चे भी होते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 2, प्राकृतिक वातावरण। वातावरण का भी बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखें, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो इमोशंस हमें ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद मिलते हैं। यहाँ पर तो हमें ये लग रहा है ना कि इसमें प्राकृतिक वातावरण या वंशानुक्रम, इसका ये मतलब है कि जब बच्चा माँ के एक तरह से माँ के गर्भ में होता है तभी से वो सारे असर उस पर पड़ने लगते हैं, वो इमोशंस उसके अंदर आने लगते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का भी बच्चे के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। गर्म देशों के लोगों को क्रोध जल्दी आता है, इसके विरुद्ध ठंडे देशों के लोगों को क्रोध कम आता है और इसमें सहन शक्ति भी अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि गर्म और ठंडे प्रदेशों की बात हो रही है। तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ के लोगों को क्रोध ज़्यादा आता है अपेक्षाकृत ठंडे प्रदेशों के। परीक्षणों से पता चलता है कि आत्महत्या आदि की घटनाएं गर्मी की ऋतु में अधिक होती हैं। इस ऋतु में लोगों में संवेगों को नियंत्रित करने की शक्ति कम रह जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि परीक्षणों से ये पता चलता है कि गर्मी में आत्महत्या ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत ठंडी के, और इस ऋतु में लोगों में संवेगों को नियंत्रित करने की शक्ति कम रह जाती है। नंबर 3 हम देखें, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण का भी संवेगों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जिस समाज में सुरक्षा, शांति, सुव्यवस्था होती है उसके बालकों को संवेगात्मक विकास उचित गति से होता है और उन संवेगों के नियंत्रित करने की क्षमता होती है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, सामाजिक वातावरण यही रीजन है कि जब हमारे पेरेंट्स कहीं दूसरी जगह जाके घर बनवाना या फिर ऐसी कोई निवास स्थान चूज करने की बात होती है तो लोग ऐसी जगहों पे मकान बनवाना या ऐसी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ का सामाजिक वातावरण अच्छा हो, जहाँ के लोग अच्छे हो, जहाँ के रहन सहन की बात करें जहाँ पे अच्छे लोग रहते हों या फिर ऐसे लोग ना रहते हों जिनके जहाँ पे गाली गलौच वाला माहौल हो। तो इस तरह के वातावरण में कहीं ना कहीं जो बच्चे का विकास होता है वो अवरुद्ध होता है। तो यहाँ पर हम देखिए सामाजिक वातावरण जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसा माहौल हो जहाँ पे सुरक्षा भी हो, शांति भी हो और सुव्यवस्था भी हो। तो ऐसे माहौल में रहने के लिए किसी भी
बच्चे के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। जैसे कि अगर आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे गाली गलौज भी होती है, झगड़े भी होते हैं और साथ में चोरी भी हो रही है, तो ये सारे जो एक तरह से अनैतिक कार्य हैं वो इफेक्ट डालते हैं बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर। बच्चे की जो भाव अभी बच्चा जो एक तरह से कोरे कागज की तरह है, तो उसे अगर इस तरह के माहौल में रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो व्यथित होगा कि क्यों आपस में लोग लड़ रहे हैं, क्यों लोग गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर ऐसा लोग चोरी कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, या ऐसी ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है। तो कहीं ना कहीं या तो वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा या तो फिर उन सब चीज़ों से बिल्कुल बाहर निकलेगा। तो ये एक तरह से उस बच्चे के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। लेकिन ऐसे माहौल से तो एक अगर आप एक पेरेंट्स हो तो एक पेरेंट्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चे की परवरिश के लिए अच्छे वातावरण का चुनाव करें, आज अच्छे सामाजिक वातावरण का चुनाव करें जहाँ पे बच्चा अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाज और अपने राष्ट्र, अपने देश की नीतियों और त्योहारों से जुड़ पाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से सामाजिक वातावरण किसी भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो नंबर 4 हम देखें पारिवारिक संबंध। परिवार के लोगों के आपसी संबंधों का बालक के संवेगात्मक विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर आप एक परिवार में रह रहे हैं तो परिवार का इफेक्ट बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें सिंगल, यही रीजन है कि आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अगर संयुक्त परिवार और ज्वाइंट फैमिली और सिंगुलर फैमिली की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम अपने संयुक्त परिवार में सीखते हैं वो कहीं ना कहीं गुम सी हो गई है आज के इस भाग दौड़ वाली सिंगल फैमिली में। देखेंगे अब पहले के लोगों में जो संयुक्त परिवार होता था उसमें बाबा, एक तरह से दादी दादा जिसे हम कहते हैं, या फिर चाची चाचा, तो ये सारे लोग रहते थे, उनके अपने बच्चे रहते थे, बुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों से ये सीखने को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। सबके अपने अपने विचार, लोग बड़े से छोटों का किस तरह से लिहाज कर रहे हैं, किस तरह से सम्मान कर रहे हैं, किस तरह से उनके बातों को मान रहे हैं, किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज जब एक छोटा परिवार हो रहा है तो बच्चे कहीं ना कहीं अगर, और ये भी देखने को मिलता है छोटे परिवार में अगर जो मम्मी पापा अगर सही ढंग से नहीं रह रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनका असर बच्चों पे पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। पारिवारिक संबंध जो हैं, पारिवारिक संबंध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी के भी बच्चे के एक तरह से मानसिक संतुलन के लिए या मानसिक वृद्धि के लिए या शारीरिक वृद्धि के लिए। तो जिस प्रकार परिवार में शांति, सुरक्षा तथा आनंद का साम्राज्य है, वहाँ पर बालक सभ्य, सुशील और प्रसन्नचित होते हैं। तो जहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पे परिवार अच्छे ढंग से रह रहा है, उनके आपस में व्यवहार अच्छे हैं, हर कोई एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का बच्चे भी फॉलो करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि किस तरह से बच्चे अपने जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। झगड़ालू वातावरण में पलने वाले बालक झगड़ालू, क्रोधी और अपराधी होते हैं, और जो माँ बाप अपने बालकों को कड़े नियंत्रण में रखते हैं, उन्हें हर समय फटकारते रहते हैं, उनके बच्चों का संवेगात्मक विकास उचित गति से ठीक दिशा में नहीं हो पाता। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, अगर एक बालक की बात करें तो बालक को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। अगर उसे बार बार डांट फटकार और उसको हमेशा रोक टोक रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास है वो अवरुद्ध होगा। और यही रीजन है कि उसे हमेशा ना डांटने की बजाय बल्कि उसे बैठ के समझाने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है कि किस बच्चा क्या चाहता है। और अगर हम आज की बात करें तो आज का जो जीवन है एक तरह से बहुत भागदौड़ और बहुत बिजी लाइफ लोगों की रहती है, जिसमें लोग अपने बच्चों को पैसा कमाने या ऐसे सिचुएशन में लोग अपने बच्चों का कम ध्यान रख पाते हैं। और ये अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, इसीलिए ज़रूरत है का आज केवल मनोविज्ञान की बात करें तो केवल मनोविज्ञान एक टीचर्स के लिए नहीं जरूरी है बल्कि समाज और परिवार के लिए भी जरूरी है। क्यों? अगर आपको अपने बच्चे की मनोदशा समझनी है कि इस एज का बच्चा क्या चाहता है,
तो मनोविज्ञान हर चीज़ को क्लियर करता है। तो यहाँ पर हम देखें कि बच्चे को कड़े नियंत्रण में रखना एक तरह से, और फिर उसे फटकारना, ये सारी चीज़ें उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। नंबर 5 हम देखें विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण भी बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। जिस विद्यालय का अनुशासन ठीक होता है वहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से चलती है, जहाँ खेलने आदि की उचित व्यवस्था होती है, वहाँ बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार भी होता है। उस विद्यालय के बालकों का संवेगात्मक विकास भली प्रकार से होता है। उस विद्यालय के बालक सुशील, विनम्र, अनुशासित और चरित्रवान होते हैं। उनमें उदंडता नहीं होती और ना ही वे दब्बू और डरपोक भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, जिस तरह से घर का एटमॉस्फेयर बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अगर हम बात करें एक विद्यालय की, तो विद्यालय भी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहाँ की एक्टिविटी, वहाँ के जो एक तरह से हम कह सकते हैं डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं किसी भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में। देखते हैं आज हम देखें बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे या ऐसे परिवार के बच्चे जहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी मैनर सिखाने की बात नहीं है, बिल्कुल भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है या अच्छे अनुशासित स्कूल में है, तो कहीं ना कहीं उसके जो टीचर्स हैं और वहाँ की जो एक तरह से गतिविधियाँ हैं, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे खेल के माध्यम से हो या फिर पढ़ाई का जो भी माहौल है, उससे बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर सीखता है, भले ही वो घर पे नहीं सीख रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि विद्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में। हम देखते हैं कि जो अभी विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो जहाँ के बच्चे अक्सर टॉपर निकलते हैं या फिर वो ज़्यादातर किसी न किसी फील्ड में सफल है। तो कहीं ना कहीं ये सब होता है एटमॉस्फेयर का असर, कि विद्यालय में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है और किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बच्चों को किस तरह से कंपटीशन लेवल का बनाया जा रहा है, किस तरह से उनको खेल लेवल का बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अब बच्चों के लिए, शारीरिक विकास में भी, मानसिक विकास में भी, और उनका जो व्यक्तित्व है, एक तरह से हम कहते हैं जो उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। बच्चा अगर घर में उस तरह के, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर माँ बाप उस तरह की शिक्षा नहीं दे सकते हैं या माँ बाप उस तरह का माहौल अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं जितना उसको पढ़ने की, लेकिन अगर उसे विद्यालय में गुरुजनों का सपोर्ट है और वो विद्यालय में अपने आप को अच्छे ढंग से प्रूव कर पा रहा है, अगर उसके अंदर उतनी कैपेसिटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अपने विद्यालय के माध्यम से वो आगे निकल सकता है। कभी कभी हम देखते हैं ऐसे निम्न परिवार के बच्चे होते हैं जिनके पास ना ढंग से खाने के लिए होता है, ना ही ढंग से पहनने के लिए होता है, फिर भी उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं या तो वो बाहरी चीज़ों से प्रभावित होते हैं या फिर उनके अंदर एक संवेग होता है जो उनको हमेशा प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, या फिर वो किसी से प्रभावित होते हैं, चाहे वो उनके विद्यालय के अध्यापक हो या फिर उनको ऐसी कोई चीज़ है जो उनको प्रेरित कर रही है कि आगे बढ़ने के लिए। नंबर 6 हम देखें भोजन भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। सात्विक और संतुलित भोजन करने वाले बालकों का संवेगात्मक विकास उचित गति से होता है, उसमें उतावलापन नहीं होता है और यहाँ पर देखें, और ना ही वे चिड़चिड़े और हठी होते हैं। इसके विपरीत मानसिक और असंतुलित भोजन करने वाले बालक क्रोधी, हठी, चिड़चिड़े और आलसी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, बात हो रही है भोजन की, तो भोजन में सात्विक और संतुलित भोजन खाने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर उनका जो विकास होता है वो संवेगात्मक विकास उचित गति से होता है, और उनके अंदर उतावलापन भी नहीं होता है और ना ही वे चिड़चिड़े और हठी होते हैं। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो मानसिक और असंतुलित भोजन खाने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं हठी होते हैं, क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े और आलसी भी होते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 7, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का भी संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। निर्धन बालक धनी बालकों से ईर्ष्या और द्वेष करने लगता है। इसके विपरीत धनी बालक गरीब बालकों को हेय दृष्टि से देखते हैं। इसमें अहंकार एवं घृणा का भाव
आ जाता है। इस प्रकार आर्थिक स्थिति की असामान्यता भी संवेगात्मक विकास में बाधक सिद्ध होती है। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं जिस स्थिति से व्यक्ति बिलोंग करता है उसके अंदर वो संवेग धीरे धीरे पनपने लगते हैं। जैसे कि बात करें हम, अगर एक गरीब परिवार का बच्चा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बड़े घर के बच्चे के लिए या जो धनी घर का बच्चा है उसके लिए एक कह सकते हैं हम ईर्ष्या और द्वेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि ये तो बहुत अमीर बच्चा है, या फिर ऐसे ये बिल्कुल हमसे बात नहीं करता, वो हमें ऐसे घृणा की दृष्टि से देखता है। तो दोनों, या अमीरी गरीबी, या एक तरह से ये सारी चीज़ें कहीं, या तो फिर आपके जो घर का माहौल है या परिवार उस तरह के माहौल में है कि आप किसी भी स्टेटस के हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बच्चा भी उसी तरह का सीख लेगा। लेकिन अगर घर के माहौल में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से घुली हैं कि कोई अमीरी गरीबी या इस तरह के, तो वो बच्चे भी उसी तरह के माहौल में ढल जाते हैं। उन्हें भी इस तरह के चीज़ों से फ़र्क पड़ने लगता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो यहाँ पर हम बात करें आर्थिक स्थिति जो है, कहीं कहीं बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों में भी जो धनी घर के बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं, गरीब घर के बच्चों को फैसिलिटीज़ कम मिल रही हैं। तो इन सब चीज़ों से भी उनके अंदर एक तरह से हे दृष्टि की भावना या घृणा की भावना या ईर्ष्या द्वेष की भावना, ये सारी चीज़ें जो संवेग हैं वो दिखने लगते हैं। और ये चीज़ें क्या, संवेगात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं बालक के। अब हम देखते हैं नंबर 8 है स्वास्थ्य। जिस बालक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है उसका संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। वह क्रोधी, जिद्दी और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके विपरीत स्वस्थ बालक का संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से होता है। तो यहाँ पर हम देखें स्वास्थ्य जो है, जिस बालक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है उसका संवेगात्मक विकास भी ठीक ढंग से नहीं होता। जैसे क्रोधी, जिद्दी और चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर जो बच्चे हैं अगर वो सही ढंग से संतुलित नहीं है, या फिर कह सकते हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनका जो व्यवहार होता है वो जिद्दी हो जाते हैं और उनको हमेशा गुस्सा आता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो शारीरिक कमजोरी है वो उनको अंदर से, उनके जो संवेग हैं वो उत्तेजित करते हैं क्रोध करने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों नंबर 8 तक। अब हम देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 है आपका थकान। थके हुए बालक की सहन शक्ति कम हो जाती है और वह जल्दी ही उत्तेजित हो जाता है। थकान के समय उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसे क्रोध और झुंझलाहट आने लगती है। इससे उसका संवेगात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें थकान की, तो बालक के लिए आराम, निद्रा पूरा करना, एक तरह से उसके जो नींद है वो अच्छे ढंग से पूरी होनी चाहिए, उसको आराम भी करना चाहिए। अगर वो थका हुआ है तो उसे एक तरह से गुस्सा आएगा और वो थकान की वजह से वो भूल जाएगा कि एक तरह से उसके अंदर अपने जो संवेग है उनको कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रहती है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर थकान भी संवेगात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। नंबर 10 हम देखें मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति एवं बौद्धिक क्षमता भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। तो संवेगात्मक विकास को क्या प्रभावित करता है? मानसिक स्थिति। जो हमारा मानसिक स्थिति अगर सही नहीं है तो वो भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो जर्सील तथा कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तीव्र बुद्धि वाले बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है और मंद बुद्धि वाले बालकों में संवेगात्मक स्थिरता एवं संतुलन अधिक होता है। तो दोस्तों जो बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं तो उनका जो संवेगात्मक विकास है वो बहुत एक तरह से उतावले होते हैं, वो चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ें रहती हैं कि वो हम जल्दी सीख जाएंगे। एक तरह से उनके अंदर जो संवेग होता है वो बहुत जल्दी वाला होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम अस्थिर वाला होता है। और जो बच्चे थोड़े मंद बुद्धि के होते हैं उनका संवेगात्मक स्थिरता एवं संतुलन अधिक होता है। तो उनके अंदर संवेग स्थिर रहते हैं, क्यों? वो किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करते हैं। साथ ही मानसिक गड़बड़ी के साथ बालक में क्रोध, उत्तेजना और चिड़चिड़ापन अधिक आ जाता है। यही बात करें हम तो मानसिक गड़बड़ी यानी कि उनके मेंटली जो बच्चे कुछ प्रॉब्लम में होते हैं तो उनके अंदर क्रोध जल्दी आता है और वो चिड़चिड़े भी होते हैं। इसलिए देखेंगे ऐसे बच्चे जो ज़्यादा क्रोध करते हैं उनका शरीर बहुत दुबला पतला होता है, वो कमज़ोर दिखते हैं, क्योंकि उनको अपने जो भी संवेग हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की वजह से या मानसिक स्थिति की वजह से
उनका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित रहता है और उस वजह से उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। अब हम देखते हैं महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। महत्वाकांक्षी बालक जब अपने उद्देश्य में असफल हो जाता है तो संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। प्रत्येक बालक की कार्य क्षमता सीमित होती है। यदि वह अपनी शक्ति से अधिक कार्य अपने ऊपर ले लेता है तो वह प्रायः असफल हो जाता है और उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती। इस प्रकार उसका संवेगात्मक तनाव बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देखें महत्वाकांक्षा यानी कि एम्बिशन। अगर एक बालक है महत्वाकांक्षी है और उसकी वो आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही है, जो वो चाहता है वो पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपने उद्देश्य में असफल मानता है और उससे उसका जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है और साथ ही उसकी जो कार्य क्षमता वो सीमित होती है और वो उसे ये पता होता है कि वो इसको कर लेगा लेकिन वो कर नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से चिड़चिड़ा होने लगता है, वो गुस्सा होने लगता है और वो उसकी जो अपनी शक्ति के अधिक कार्य करने से ऊपर ले लेता है, जो प्रायः असफल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखें तो जो बालक है वो अपने उसकी जो कार्य क्षमता है, वो उसकी जो कैपेसिटी है उससे अधिक अगर वो कार्य करने की कोशिश करता है अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, तो कहीं ना कहीं असफल होता है और उस असफलता की वजह से उसका संवेगात्मक तनाव बढ़ जाता है और वो एक तरह से संवेगात्मक रूप से प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं संवेगात्मक विकास में शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा की दृष्टि से संवेगात्मक विकास का बहुत महत्व होता है। संवेगात्मक विकास शिक्षा को प्रभावित करता है। यहाँ पर हम देखें संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से ना होने से शिक्षा का कार्य भी ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। साथ ही साथ शिक्षा संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर उसका संवेगात्मक विकास सही ढंग से नहीं हो रहा तो उसकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। और यहाँ पे एक तरह से हम देखें तो शिक्षा संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डालती है। शिक्षा के प्रभाव से मनुष्य अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो यहाँ पर हम देखें शिक्षा के माध्यम से, यहाँ अगर हम बात करें शिक्षा के माध्यम से, तो शिक्षा किसी भी माध्यम से हो सकती है, चाहे वो उसके गुरु के माध्यम से हो या फिर पुस्तकों के माध्यम से हो। क्योंकि अगर हम बात करें एक शिक्षक की, तो शिक्षक अपने बच्चे को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देता, वो उसको पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक हर तरह के ज्ञान देता है। तो इस वजह से वो किस तरह से सामंजस्य बिठाए, कहीं ना कहीं शिक्षक छात्र को अच्छे बुरे की समझ से लेकर के सत्य असत्य हर तरह के मोरल वैल्यूज, हर तरह की नैतिक बातें और साथ ही देश दुनिया हर चीज़ से जुड़े चीज़ें के बारे में अपडेट करना एक शिक्षक का ये दायित्व भी हो जाता है और एक शिक्षक करता भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है, जो शिक्षक के माध्यम से दी जा रही है, वो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर रही है। और यहाँ पे देखें तो शिक्षा के प्रभाव से मनुष्य अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है। यहाँ पर हम देखें संवेगात्मक दोष उचित शिक्षा के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं। अध्यापकों का कर्तव्य है कि वह अपने बालक के संवेगात्मक विकास पर ध्यान दें और संवेगात्मक विकास को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था भी करे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, एक शिक्षक का ये दायित्व है कि वो अपने बालक जो भी उसके विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनके जो भी संवेगात्मक विकास है उस पर भी ध्यान दें। कभी कभी ऐसा होता है कि घर के माहौल से जो बालक है वो गुस्सा या हठी होता जा रहा है, लेकिन उसके संवेग पर उसका घर वाले नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक शिक्षक का दायित्व होता है कि उसको अपने पास बैठा के पूछे कि उसको क्या प्रॉब्लम है और वो किन कारणों से दुखी रहता है या किन कारणों से इतना गुस्सा करता है, और फिर उनके पेरेंट्स को भी बुला के उनसे बातचीत करें और उसकी जो भी कमियां हैं उसको बताएं और जो भी उसका उपचार है वो शिक्षक और पेरेंट्स मिलकर करें। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि संवेगात्मक विकास में एक शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि वो एक, अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, तो एक हम ये नहीं कह सकते कि हर पेरेंट्स, हर समाज में हर व्यक्ति मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में निपुण ही है। लेकिन अगर बात करें एक शिक्षक की, तो एक शिक्षक शिक्षा उसका जो शिक्षण कार्य होता है
तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षण कार्य कर रहा है, या उसने जो प्रशिक्षण लिया उसमें मनोविज्ञान का अध्ययन कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने उस अध्ययन का प्रयोग करता है, अपने उस जो भी उसने अपने अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया उन सब चीज़ों का प्रयोग करके वो अपने बालक की जो भी उसकी रुचि है या जो भी उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी वो चाहता है, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जान जाता है अपने क्लास में रहने की वजह से, या साथ साथ में जो भी वो शिक्षा दे रहा है उसकी वजह से उसे ये बहुत भली भांति पता चल जाता है कि वो उसका बालक या उसका जो विद्यार्थी वो क्या चाहता है। तो इस वजह से जो शिक्षक है वो उसकी जड़ तक आसानी से पहुंच सकता है जो बालक की संवेदनात्मक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो शिक्षक है अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से अपने जो छात्र हैं उनके संवेदनात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वह ऐसा कोई काम ना करे जिससे बालक के संवेदनात्मक विकास में कोई बाधा व कठिनाई पड़े। तो यहाँ पर हम देखें एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में ये व्यवस्था रखता है कि वो ऐसे कोई कार्य ना करे जिससे बालकों का संवेदनात्मक विकास प्रभावित हो, और संवेदनात्मक विकास का ध्यान रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था निम्न प्रकार से करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें एक शिक्षक के दायित्व को भी यहाँ बताया गया है कि किस तरह से एक शिक्षक अपने छात्रों का संवेदनात्मक विकास सही ढंग से करे, जिससे कि वो उनका जो व्यक्तित्व वो उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, जिससे देश का भी भला होगा, राष्ट्र का, और कहीं ना कहीं हमारा जो देश है एक तरह से खुशहाल जीवन जी पाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा छात्र है वो कल का भावी नागरिक है, तो उसको आज से ही हमें किस तरह से ढालना है, एक तरह से शिक्षक का दायित्व होता है कि वो अपने छात्र को किस तरह की शिक्षा दे जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ वो भविष्य में एक अच्छा नागरिक बने, जो अपना तो जीवन खुशहाल करे, साथ में पूरे देश के अंदर एक खुशहाली लाए अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से एक शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो अपने छात्र की किस तरह से संवेदनात्मक विकास करे। तो यहाँ पर पहला आपका विद्यालय का वातावरण स्वस्थ, आकर्षक एवं पक्षपात रहित होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है विद्यालय के वातावरण की, तो विद्यालय का जो वातावरण होना चाहिए वो स्वच्छ भी होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। विद्यालय की एक एक गतिविधि और साथ ही जो भी वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पानी पीने की व्यवस्था हो या फिर टॉयलेट जाने की व्यवस्था हो या फिर वहाँ के जो भी एटमॉस्फेयर, वहाँ की जो भी कह सकते हैं प्लांटेशन का काम हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो इन सब एटमॉस्फेयर का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और साथ ही यहाँ पर हम देखें जो भी शिक्षक हैं या जो भी वहाँ के प्रबंधक या प्रधानाचार्य हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि किसी भी बच्चे के साथ पक्षपातपूर्ण नीति ना अपनाई जाए। तो इन सब चीज़ों से बच्चे का शारीरिक और संवेदनात्मक विकास होता है। अब हम देखते हैं नंबर 2 पे बालकों के साथ स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर डिसिप्लिन में होना चाहिए, लेकिन आत्मनियंत्रण बच्चों के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है, आत्म निर्देशन जरूरी है, ना कि उन्हें फटकार कर रखना या फिर डरा के रखना या फिर कह सकते हैं हम उनको एक तरह से टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ज़रूरत है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की, उन्हें ज़रूरत है प्रेमपूर्ण व्यवहार की, कि किस तरह से बच्चे का संवेदनात्मक विकास हो, किस तरह से वो आगे बढ़े। नंबर 3 हम देखें बालकों की स्वतंत्रता में अधिक बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से जो बालक हैं उनको स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा मिले तो वो उनका जो संवेदनात्मक और शारीरिक विकास है वो अच्छे ढंग से होगा। अच्छे कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और यहाँ पर एक शिक्षक का ये दायित्व है कि जो भी कमियां हैं बालक को उन कमियों को दूर करे, और साथ ही जो भी उसने अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए उसे पुनर्बलन दे, उन्हें प्रोत्साहित करे, उन्हें पुरस्कार दे, तो जिससे छात्र का मनोबल बढ़ता है और वो अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित होता है। और साथ भी उसके जो सहपाठी होते हैं वो भी उसको देखकर उस तरह से बनने की कोशिश करने लगते हैं या फिर अच्छे कार्य करने लगते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 5 समय सारणी बनाते समय बालक की आयु, कक्षा क्षमता, कार्य क्षमता या आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें
जो स्कीम बनाई जाती है या फिर टाइम टेबल बनाया जाता है बच्चों का, उसमें बच्चों के जो कार्य क्षमता या बच्चे की जो आयु है, उस आयु के अकॉर्डिंग ही उसे किस तरह के सब्जेक्ट को पहले रखना है, किस तरह के सब्जेक्ट को बाद में रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 6 है, विद्यालय की एक सामान्य वेशभूषा होनी चाहिए। तो दोस्तों सामान्य वेशभूषा में क्या होता है कि छात्र एक तरह से सिमिलर दिखते हैं और सिमिलरिटी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऊंच नीच की भावना या अमीरी गरीबी की भावना या इस तरह की भावनाएं नहीं पनपती हैं। यही रीजन है कि दोस्तों आज हमारे देश में या फिर बाहर भी आप देखेंगे तो जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे इक्वल दिखते हैं। बालकों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, यहाँ पर हम देखें बालकों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना विद्यालय का कर्तव्य है या दायित्व भी कह सकते हैं। क्यों? अगर हम बात करें बालकों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना एक विद्यालय की जिम्मेदारी होती है, स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था करना एक विद्यालय की जिम्मेदारी होती है, और स्वच्छ कक्षा या स्वच्छ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना अगर बच्चा विद्यालय में जा रहा तो ये विद्यालय की जिम्मेदारी होती है। आप बच्चे को, एक बालक जो होता है वो केवल घर से ही अच्छी आदतें नहीं सीखता, वो स्कूल से ही अच्छी आदतें सीखता है, क्योंकि स्कूल की चीज़ों को वो ज़्यादा फॉलो करता है। आप देखेंगे एक घर में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की बात बच्चा कम मानेगा, लेकिन अगर शिक्षक ने कभी अगर भूल के भी गलत पढ़ा दिया है तो वो चीज़ गलत भले है, लेकिन वो अपने शिक्षक की ही बात मानेगा। भले ही उसके पेरेंट्स बताएंगे बेटा ये चीज़ गलत है, आपकी मैम भूल से बता दी होंगी या सर आपकी भूल से बता दी होंगे, तो वो ये चीज़ नहीं मानता, नहीं मेरे सर बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। भले ही गलती से बोर्ड पे गलत लिख दिया, बच्चे ने गलत राइट डाउन कर लिया, लेकिन वो गलत को ही सही मानेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स की अपेक्षा टीचर्स की बात ज़्यादा सुनता है। तो दोस्तों अगर एक बच्चा टीचर्स की बात ज़्यादा सुन रहा है तो टीचर्स का भी ये दायित्व है कि वो अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दे, सही दिशा निर्देश दे, और सही दिशा निर्देश के साथ साथ उसे सही ज्ञान दे। तो कहीं ना कहीं बच्चे के संवेगात्मक और शारीरिक विकास में विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, यहाँ पे एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए डेली क्लासेस भी लाते हैं, और साथ ही साथ जो भी क्लासेस होती हैं उनसे रिलेटेड सारे आपके वीडियोज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।